Good morning students, how are you? I hope you are also fine and healthy. Students, आज हम करने जा रहे हैं जो कंपनी अकाउंट है उसमें इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है ना, जो हमारी यूनिट 7 है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, इशू ऑफ शेयर्स कंपनी अकाउंट में। जब आप स्टूडेंट लास्ट ईयर जो आप अकाउंट पढ़ते थे उसमें आप बिजनेस से रिलेटेड अकाउंट पढ़ते थे, बिजनेसमैन के अकाउंट पढ़ते थे। बिजनेसमैन जो होता था उसकी जो कैपिटल होती थी वो कैश भी होती थी, गुड्स भी होती थी, असेट्स भी होती थी, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन अब आप इस बार पढ़ने वाले हो कंपनीज अकाउंट। कंपनी का जो अकाउंट होता है उसकी जो कैपिटल होती है वो शेयर्स में डिवाइड होती है, ठीक है ना। कंपनी की जो कैपिटल होती है वो किस में डिवाइड होती है, शेयर में डिवाइड होती है स्टूडेंट। तो आज हम सबसे पहले समझने वाले हैं कि व्हाट इज कंपनी। क्लियर है, क्या समझने वाले हैं हम, व्हाट इज कंपनी। तो स्टूडेंट, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन इज क्रिएट बाय लॉ। कंपनी एक क्या है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के अकॉर्डिंग वर्क करती है, जो लॉ के अकॉर्डिंग बनती है। स्टूडेंट्स, लास्ट जब पहले हमारा जो लॉ चलता था वो चलता था हमारा कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है। अब लॉ चेंज हो गया है, अब जो प्रेजेंट में है वो 2013 एक्ट के, ठीक है ना। तो कंपनीज एक्ट 2013 जो प्रेजेंट में है, ठीक है ना। तो व्हाट इज कंपनी, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन इज क्रिएट बाय लॉ, ठीक है ना। कंपनी क्या है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका हाथ, नाक, मुंह, पैर कुछ भी नहीं है, लेकिन समझना स्टूडेंट वो काम कैसे करती है, ह्यूमन बीइंग की तरह ही करती है, ठीक है ना, मनुष्य की तरह करती है। वो अगर किसी से कुछ लेना देना है तो वो मनुष्य की तरह करती है। ऐसा नहीं कि कंपनी के हाथ, नाक, मुंह, पैर निकल आए, उसका कुछ ह्यूमन स्ट्रक्चर नहीं है, बट उसके अंदर जितने भी शेयर होल्डर हैं जो ग्रुप में मिलकर एक कंपनी को बना रहे हैं वो सारे पर्सन उसको मिलके कार्य करते हैं, ठीक है ना, वर्क करते हैं। तो बात समझ में आ गई, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, उसका हाथ, नाक, मुंह, पैर कुछ भी नहीं है और वो वर्क कैसे कर रही है, बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह ही कर रही है। एक बात। दूसरी बात स्टूडेंट्स कि जब हम कोई भी कंपनी को ओपन करते हैं तो उसके लिए हमें जिसकी ज़रूरत होती है, हमें भी उसमें कैपिटल की ज़रूरत होती है, तो उसकी जो कैपिटल होती है उसको ही हम शेयर बोलते हैं, ठीक है ना। कंपनी की जो कैपिटल होती है उसको ही हम स्टूडेंट शेयर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कंपनी है, ठीक है ना, तो हमने कहा कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हमने कोई भी कंपनी को, कुछ बैठे हुए थे लोग, उन्होंने कहा कि चलो हम अपनी कंपनी खोलते हैं, ठीक है ना, ओपन करते हैं। तो क्या करा, 2030 के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, ठीक है, और उन्होंने अपनी एक कंपनी को खोल लिया। तो मान लीजिए कंपनी, जब एक कंपनी ओपन हो जाती है वो कंपनी तब तक नहीं होती जब तक उसका रजिस्ट्रेशन या तो ओल्ड जो भी एक्ट है उससे या न्यू से जब तक ना हुआ हो तब तक कंपनी आपका रजिस्टर्ड नहीं होगी, तब तक वो कंपनी नहीं कहलाएगी। क्लियर है। अब कंपनी जो होती है, कंपनी में कंपनी इतनी सारी कैपिटल कहाँ से लेकर आए। मान लो कंपनी मालिक के पास खुद भी है, 1.5 लाख करोड़ है, 10 लाख है, तो इतनी सारी कैपिटल खुद भी है, लेकिन वो अपनी इतनी सारी कैपिटल लगा के इन्वेस्ट करके उसमें रिस्क लेना नहीं चाहेगा। इसके लिए वो क्या करता है कि अपनी जो कैपिटल होती है उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है ना, और ये स्मॉल पार्ट्स ही उसके शेयर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब हम जैसे कि अभी समझ रहे थे कि व्हाट इज कंपनी, तो हमने बताया आपको कि कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट बाय लॉ। कंपनी एक लॉ के अकॉर्डिंग वर्क करती है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि लॉ के अकॉर्डिंग ही उसका जन्म होता है और लॉ के अकॉर्डिंग ही उसका वाइंड अप हो जाता है, डिसोल्यूशन हो जाता है कंपनी का, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स, जब लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी का जन्म होता है, डिसोल्यूशन भी लॉ के अकॉर्डिंग होता है। अब उसमें जो पर्सन होते हैं, मान लीजिए उसको इतना अधिकार प्राप्त होता है, किसी को कंपनी से कोई शिकायत है तो वो पर्सन कंपनी के ऊपर केस कर सकता है। अगर कंपनी को उस पर्सन से है तो कंपनी उस पर्सन के ऊपर कंप्लेन कर सकती है, केस लड़ सकती है, ठीक है ना।
तो ये क्या होता है कि कंपनी को हाथ नाक मुंह पैर नहीं होने के बाद भी कंपनी एक ह्यूमन बीइंग की तरह ही वर्क करती है। अब अगर हम बात करें तो लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी में जो जितना अपना शेयर से होता है, जितना इन्वेस्ट करता है, उसकी लाइबिलिटी उतनी ही लिमिटेड होती है। सेकेंड है, तो स्टूडेंट समझ में आया, सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कि हर पर्सन जो कंपनी से जुड़ा हुआ है, कंपनी अलग होती है और जो पर्सन होता है उसकी लीगल एंटिटी अलग होती है। क्लियर है? इसमें हम ये नहीं कहते अगर मुझे किसी पर्सन से प्रॉब्लम है तो पर्टिकुलर उसी पर्सन से प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे कोई कंपनी से प्रॉब्लम है। और किसी को कंपनी से प्रॉब्लम है तो उसके अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी होल्डर हैं, वो ये नहीं हो सकता कि अगर कंपनी से प्रॉब्लम है तो हम पर्टिकुलर उस होल्डर से कहें कि हमें तुमसे भी प्रॉब्लम है। दोनों सेपरेट होती हैं। ठीक है ना? तो बात समझ में आ गई। थर्ड पॉइंट है हमारा परपेचुअल एग्जिस्टेंस। या इसका मीनिंग है कि जो हर पर्सन होता है कंपनी के अंदर, ठीक है ना, कंपनी की जो लाइफ होती है वो कैसी होती है? फिक्स्ड होती है। जैसा भी अगर जब तक कंपनी बाइंड अप नहीं होती तब तक कंपनी फिक्स्ड होती है। लेकिन स्टूडेंट्स जो कंपनी होती है अगर उसमें कोई भी जैसे पार्टनर है, मान लीजिए आज हम जियो का उदाहरण दें तो जियो अंबानी के जो डायरेक्टर हैं, अगर जियो कंपनी का जो मालिक है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ऐसा नहीं कि जियो कंपनी बंद हो जाएगी, उसकी जगह फिर वो किसी दूसरे को कंपनी का मालिक बना लेंगे। तो बात समझ में आ रही है कि इसमें क्या होता है कि किसी भी पर्सन के डेथ हो जाने से, इंसॉल्वेंट हो जाने से, अनसाउंड माइंड हो जाने से कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लास्ट वाला पॉइंट है स्टूडेंट्स कॉमन सील। कॉमन सील कंपनी की अपनी एक कॉमन सील होती है। जब हम किसी कंपनी से एग्रीमेंट करते हैं स्टूडेंट, तो जब कंपनी की सील लग जाती है तो वो एग्रीमेंट हमारा और कंपनी के बीच में कहलाएगा। जब तक उस पर सील नहीं लगती है वो एग्रीमेंट नहीं कहलाएगा। तो बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स कि कंपनी, व्हाट इज कंपनी? कंपनी इज़ आर्टिफिशियल पर्सन इज क्रिएट बाय लॉ। अगर हम उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है ना, सेपरेट एंटिटी होती है, उसकी कॉमन सील होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। तो ठीक है, मोस्टली हमें 3 टाइप्स ऑफ कंपनी होती है। फर्स्ट कंपनी की बात करें तो हमारा होता है वन पर्सन कंपनी। तो वन पर्सन कंपनी में क्या होता है स्टूडेंट? वन पर्सन कंपनी नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई एक व्यक्ति उस कंपनी को बना सकता है। ठीक है ना? वन पर्सन कंपनी में क्या होता है कि कोई एक वन पर्सन है जो उस कंपनी को क्रिएट कर सकता है। अब इसमें क्या होता है कि उसको प्रॉस्पेक्टस इशू करने के लिए अधिकार नहीं होता है, वो प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती है वन पर्सन कंपनी। सेकेंड बात, उसको इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन उसकी कैपिटल होती है वो 5 लाख होनी चाहिए कम से कम। ठीक है ना? तो ये 3 बातें होती हैं कि वन पर्सन कंपनी में कोई भी पर्सन है वो क्या कर सकता है, अपनी कंपनी को क्रिएट कर सकता है वन पर्सन। उसकी इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, वो प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं कर सकता है। सेकंड आ गया आपका प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को आप अगर कैसे आइडेंटिफाई करोगे तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स आपके कितने होते हैं? 2 होते हैं। मैक्सिमम मेंबर्स आपके 200 होते हैं। ठीक है ना? तो जो प्राइवेट कंपनी है इसमें मिनिमम मेंबर 2 होते हैं और मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं? 200 होते हैं। इसमें लिमिटेड वर्ड लगा होता है। आप कैसे पहचानोगे कि ये प्राइवेट कंपनी है? इसमें लिमिटेड वर्ड लगा होता है। इसको प्रॉस्पेक्टस इशू करने का अधिकार नहीं होता है, ये प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती हैं। ठीक है? अब थर्ड आ गया आपका पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर होते हैं आपके 7 और मैक्सिमम मेंबर नो लिमिट। ठीक है ना? मैक्सिमम मेंबर की लिमिट नहीं होती है। और पब्लिक कंपनी जो होती है
वो प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकती है। ठीक है ना, तो बात समझ में आ रही स्टूडेंट्स। मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? 7। मैक्सिमम मेंबर की कोई लिमिट नहीं होती है। पब्लिक कंपनी जो गवर्नमेंट के द्वारा बनती है, मोस्टली हम जहाँ पे यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल करेंगे वो पब्लिक कंपनी से रिलेटेड करेंगे। पब्लिक कंपनी इसमें प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकते हैं। प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? तो प्रॉस्पेक्टस में क्या होता है स्टूडेंट्स, कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है कि कंपनी का नेम क्या है, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पर है, कंपनी की कितनी कैपिटल है, कंपनी कितनी कैपिटल इशू कर रही है। जब हम पब्लिक उसको पढ़ती है, जब पब्लिक में जब प्रॉस्पेक्टस इशू होता है, तो जब कोई भी पब्लिक है उसको पढ़ती है, उसको समझ में आता है, तो वो अपनी कैपिटल को उस कंपनी में इन्वेस्ट करती है। तो प्रॉस्पेक्टस मेन डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। क्लियर हो गया? तो सिर्फ प्रॉस्पेक्टस इशू करने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है? पब्लिक कंपनी के पास में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हमने समझा कि 1 पर्सन कंपनी, सेकंड था आपका प्राइवेट, थर्ड था पब्लिक कंपनी। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम जानेंगे कि व्हाट इज शेयर। ठीक है ना, तो शेयर क्या है? अभी हमने आपको बताया कि कंपनी क्या है और कंपनी की जो कैपिटल होती है वो शेयर्स कहलाती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज शेयर। तो देखिए स्टूडेंट्स, टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल यूनिट्स, ईच सच यूनिट इन विच द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इज ए कॉल्ड अ शेयर। कंपनी की जो कैपिटल होती है उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और ये स्मॉल पार्ट्स क्या कहलाते हैं? आपके शेयर्स कहलाते हैं। ठीक है ना, जो इन शेयर्स को लेता है वो शेयर होल्डर कहलाता है। कंपनी में जहाँ इसको इन्वेस्ट कर देते हैं वो शेयर कैपिटल कहलाती है। देखिए स्टूडेंट्स, सपोज कंपनी की जो कैपिटल है वो है 10 लाख की। ठीक है, कंपनी की जो कैपिटल है वो कितने की है? 10 लाख की है। अगर कंपनी अब किसी से कहे कि हमारी कंपनी में आप 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर दीजिए, तो क्या कोई पर्सन रेडी होगा? नहीं होगा। इवन वो पर्सन खुद भी रेडी नहीं होगा, क्योंकि वो इतनी सारी कैपिटल को कंपनी खुद से रिस्क लेना नहीं चाहेगा। तो इसके लिए वो क्या करता है, उसकी जो कैपिटल होती है उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। सपोज उसने जो उसकी 10 लाख रुपीज़ हैं उसकी छोटी छोटी यूनिट बना दी, 10,000 यूनिट्स उसकी बना दी उसने, और उसका एक यूनिट का प्राइस रख दिया 100 रुपीज़। ठीक है, उसने कितनी यूनिट बना दी? 10,000 यूनिट बना दी और एक यूनिट का प्राइस उसने रख दिया 100 रुपीज़। अब स्टूडेंट देखिए, अगर आपसे कोई कहे कि आप वाली कंपनी है, सपोज रिलायंस जियो है ना, आपसे कोई कहे आप इसके होल्डर बनना चाहते हो, तो इसके एक शेयर की जो वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है, तो अपन फटाफट रेडी हो जाएंगे कि ठीक है। तो हम जैसे 10,000 उसने इशू करे हैं, तो हम उस 10,000 में से सपोज मैंने 5 परचेज़ कर लिए, 5 × 100 तो मेरा कितने का हो गया? 500 के परचेज़ कर लिए। किसी ने 6, किसी ने 2, किसी ने 50। ठीक है ना, तो क्या करा, उसके ऐसे पूरे शेयर्स क्या होंगे? सेल हो जाएंगे। तो उसको कंपनी को जो कैपिटल की ज़रूरत है उसके पास कैपिटल पहुंच जाएगी, और जो शेयर होल्डर है वो क्या रिसीव करेंगे? वो डिविडेंड रिसीव करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? कि शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। ठीक है ना, जो भी कंपनी को जितना बेनिफिट होगा उसके हिसाब से शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करेगी कंपनी। अब कंपनी के जो कंपनी की कैपिटल होती है वो उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, और ये स्मॉल पार्ट्स ही शेयर कहलाती है। ठीक है ना, और इनको जो लेता है वो कौन कहलाता है? शेयर होल्डर। कंपनी में इसको इन्वेस्ट कर देते हैं, वो बन जाती है शेयर कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बात समझ में आई कि जो कंपनी की जो कैपिटल होती है उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ये स्मॉल पार्ट्स शेयर्स कहलाते हैं। जो इन्हें परचेज करता है वो शेयर होल्डर कहलाता है, जहाँ इसको इन्वेस्ट कर देते हैं वो शेयर कैपिटल कहलाती है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ शेयर्स। ठीक है ना, तो 2 टाइप्स आर शेयर्स। फर्स्ट इक्विटी शेयर्स, सेकेंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। ठीक है ना,
जो हमने शेयर्स की अभी आपको बताया था कि जो स्मॉल यूनिट्स होती है कैपिटल की, वो उस ईच यूनिट्स को हम शेयर्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ शेयर्स, तो हमने बताया 2 टाइप्स आर शेयर्स, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर ऑर्डिनरी शेयर भी बोलते हैं। प्रेफरेंस शेयर जैसा कि उसके नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, जैसा कि उसके नाम से समझ में क्या आ रहा है, प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस मतलब उसको हर बात में प्रेफरेंस मिलता है। जैसे स्टूडेंट हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, घर वाले और मेहमान, ठीक है ना। जैसे घर वाले जो होते हैं, अगर हमारे घर में कोई मेहमान आ रहा होता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि भाई हर चीज़ स्पेशल करते हैं, है ना। और उसके जैसे मिठाइयाँ भी होंगी तो हम पहले उसके लिए बचा के रखेंगे, फिर खुद खाएंगे। सेम ऐसे ही होता है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको हर बात में प्रेफरेंस मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए कभी कंपनी बाइंड अप होती है, कंपनी बंद होती है, तो इन्होंने जितना भी इन्वेस्ट करा है सबसे पहले कंपनी इनको रिटर्न करेगी। अगर कुछ बचता है तो इक्विटी या ऑर्डिनरी शेयर को वो रिटर्न करेगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ऐसे रेट ऑफ डिविडेंड इनकी कैसी होती है, फिक्स्ड होती है, बट इनकी कैसी होती है, नॉट फिक्स्ड होती है, इनकी चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि मैंने जब कंपनी में ये क्या होता है, ये मोर वैल्यू वाले होते हैं, ठीक है। जब इनको हम परचेस करते हैं तो इनका पेमेंट ज़्यादा वैल्यू का होता है, ज़्यादा करना पड़ता है, इनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, इनकी वैल्यू कम होती है। परंतु इनमें क्या होता है कि इनमें हमेशा क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता। अगर इन्होंने कंपनी ज्वाइन की है और इन्होंने कंपनी के शेयर होल्डर बने हैं और इनको 10% का डिविडेंड मिलता है, ठीक है स्टूडेंट। अगर ये 10% कमीशन डिविडेंड रिसीव करते हैं तो कंपनी को कितना ही बेनिफिट होगा, लेकिन इनको 10% डिविडेंड ही मिलेगा, इनको उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन इनकी डिविडेंड की जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है, इनकी रेट फिक्स नहीं होती है। तो अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो इनको ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, कंपनी को कम प्रॉफिट होगा तो कम डिविडेंड मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, समझ गए। अगर हम बात करते हैं रिस्क की, तो इनकी रिस्क बहुत होती है और इनकी रिस्क कम होती है, ठीक है ना। वोटिंग राइट, और जो जैसा कि हमने बताया घर वाले मेहमान, तो घर वालों को तो वोटिंग राइट होता है, कंपनी का घर का कोई भी मैटर हो, ऐसे ही इनको वोटिंग राइट होता है, जो भी कंपनी का मैटर होता है इसमें ये वोट कर पाते हैं। बट ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, इनको वोटिंग राइट नहीं होता है, या जिन्होंने जितने कैपिटल इन्वेस्ट करा है इनको उतना ही वोटिंग राइट होता है। तो स्टूडेंट बात समझ में आई कि हम अगर बात करें टाइप्स ऑफ शेयर्स, तो 2 टाइप्स आर शेयर्स, इक्विटी शेयर्स या ऑर्डिनरी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर जो जैसा कि इनको हाउस होल्ड शेयर, ऑर्डिनरी शेयर भी बोलते हैं, और ये प्रेफरेंस नाम से ही समझ में आ रहा है कि इनको हर बात में प्रेफरेंस मिलता है। जैसे कि कंपनी बाइंड अप होती है तो इनकी कैपिटल सबसे पहले रिटर्न की जाती है, ठीक है ना। इनकी रेट फिक्स होती है डिविडेंड की, इनको वोटिंग राइट नहीं होता है, इनकी रिस्क फैक्टर जो होता है वो लेसर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट जो है हमारी टाइप्स ऑफ कैपिटल में ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी स्टार्टेड इन द कैपिटल कॉजेज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द कंपनी, नो कंपनी एज इशूड मोर शेयर देन स्टार्टेड इन द ऑथराइज्ड कैपिटल। क्लियर है? ऑथराइज्ड कैपिटल जो होती है वो कौन सी कैपिटल होती है? जब हम कोई भी कंपनी को ओपन करना चाहते हैं तो रजिस्टर्ड ऑफिस में जिस कैपिटल से हम रजिस्टर्ड कराते हैं अपनी कैपिटल को, वो हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल होती है। तो हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल स्टूडेंट कौन सी होती है? वो कैपिटल जिससे हम रजिस्टर्ड ऑफिस में रजिस्टर्ड कराते हैं अपनी कैपिटल को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। वो हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल कहलाती है। सपोज हमने 10 लाख से कैपिटल ओपन की, तो हमसे कंपनी ने पूछा कि आप कितने से अपना कंपनी ओपन करना चाहते हो, तो हमने बताया कि 10 लाख से। तो ये हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल कहलाती है जो हम रजिस्टर्ड ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। सेकंड कैपिटल होती है स्टूडेंट हमारी इशूड कैपिटल, ठीक है ना।
तो इशूड कैपिटल जो है ऑथराइज कैपिटल का वह पार्ट, समझ में आ रही है, इस ऑथराइज कैपिटल का वह पार्ट जो पब्लिक में इशू किया जाता है, इसे हम इशूड कैपिटल कहते हैं। सपोज हमने ऑथराइज कैपिटल थी, इसको डिवाइड कर दिया n,000 शेयर्स में। अब इसमें से हमने पब्लिक को 8,000 इशू कर दी है, तो ये हमारी कौन सी कैपिटल कहलाती है? इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल के बाद हमारा नेक्स्ट होता है सब्सक्राइब कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल जो होती है इशूड कैपिटल का वह पार्ट जो पब्लिक सब्सक्राइब कर लेती है, सब्सक्राइब कैपिटल कहलाती है। मान लीजिए पब्लिक ने पूरे 8,000 सब्सक्राइब कर लिए या 7,000 सब्सक्राइब कर लिए, तो इशूड कैपिटल का वह पार्ट जो पब्लिक सब्सक्राइब कर लेती है, सब्सक्राइब कैपिटल कहलाती है। नेक्स्ट हमारी कैपिटल है कॉल्ड अप कैपिटल। तो क्या होता है स्टूडेंट कि सब्सक्राइब कैपिटल का वह पार्ट जो कंपनी शेयर होल्डर से कॉल करती है कि भाई अब आपने जैसे आपने 7,000 शेयर्स को क्या करा है, परचेज कर लिया है, तो अब कंपनी कह रही है कि उसका आप पैसा दे के जाओ, तो वो कौन सी कैपिटल कहलाती है? इस कैपिटल का व्यापार जितना भी कंपनी मंगवाती है, मान लीजिए इसमें से केवल वो अभी 5,000 का पेमेंट ही मांग रही है, तो ये कौन सी कैपिटल कहलाती है? कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है पेड अप कैपिटल। तो कॉल्ड अप कैपिटल का व्यापार जो पब्लिक पेड कर देती है, पेड अप कैपिटल कहलाती है। भाई मेरे को तो मार्केट से 7,000 रुपये लेना है, बट पब्लिक तो मुझे 5 ही पे कर रही ना, तो कॉल्ड अप कैपिटल का व्यापार जो पब्लिक पेड कर देती है उसे हम पेड अप कैपिटल कहते हैं। लास्ट है हमारा रिजर्व कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल जो होता है, अगर कंपनी डिसाइड कर ले कि हम जो भी इशूड कैपिटल है, हमारी इशूड कैपिटल सपोज 8,000 है, इसमें से कुछ पार्ट हम अभी कम पब्लिक से नहीं ले रहे हैं, इसमें से मान लीजिए इशूड कैपिटल 8,000 का है, इसमें से हम केवल 5,000 रुपीज़ ही अभी कंपनी से मांग रहे हैं, कुछ पार्ट बचा के रख लिया है जो हम कंपनी के बाइंड अप के समय ही लेंगे, उसे हम रिजर्व कैपिटल कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आज हमने जो जो पढ़ा कि मीनिंग ऑफ कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक, टाइप्स ऑफ कंपनी, व्हाट इज शेयर, उसके बाद में टाइप्स ऑफ शेयर्स, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। अब हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब देखिए प्रेफरेंस टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब कि प्रेफरेंस शेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने देखा सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर, फर्स्ट क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, सेकंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, थर्ड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, फोर्थ नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, फिफ्थ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, सिक्स्थ नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, गारंटेड प्रेफरेंस शेयर, नॉन गारंटेड प्रेफरेंस शेयर। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो 10 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फर्स्ट जो है हमारा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। स्टूडेंट फर्स्ट जो है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ए क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इज वन which carry to write a fixed annual dividend to or fixed rate. If there are some years each shareholder don't get dividend due to sufficient profit, then they have the right to claim dividend in following years in sufficient profit. The dividend goes on cumulative unless otherwise it is paid at the decided rate. क्या होता है फ्रेंड, अगर कंपनी को कोई भी ईयर में प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है ना, मान लीजिए ये कितना 2021-22 ईयर चल रहा है, अब इस ईयर में कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है, तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या बोलेगी कि भाई आपका प्रॉफिट क्यूमुलेट करके रख लिया। मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी फिक्स रेट 10% से डिविडेंड पे करती है, अब कंपनी को इस बार तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो कंपनी क्या करेगी, जब नेक्स्ट ईयर या आगे आने वाले कई वर्षों में कंपनी को जब भी प्रॉफिट होगा तो कंपनी क्या करेगी, उस साल का प्रॉफिट तो पे करेगी, और ये जो प्रॉफिट क्यूमुलेट करके रख लिया है, इसने बचा के रख लिया जो पेड करना था, ये भी आपके आने वाले वर्षों में उसको पेड करेगी।
करेगी, इसे यहाँ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। ठीक है ना, क्यूमुलेट का मतलब होता है किसी भी प्रॉफिट को इकट्ठा करके रखना, जो आज नहीं है कंपनी के पास, लेकिन कंपनी शेयर जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनसे प्रॉमिस करती है कि आपका ये जो प्रॉफिट है ये लैप्स नहीं हुआ है, जब भी हमको आगे नेक्स्ट ईयर या बाकी कभी भी प्रॉफिट होगा तो हम आपका फिक्स रेट से आपको डिविडेंड पे करेंगे। इसे हम क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। नॉन क्यूमुलेटिव में कंपनी ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं करती है कि अगर इस बार आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम आगे आने वाले वर्षों में आपको प्रॉफिट पे करेंगे, ऐसा कोई एग्रीमेंट कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर से नहीं करती है, उसे नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। These shareholders are paid dividend out of the profit of this date year only. If in some years profit are insufficient, then dividend are not paid to them. They cannot claim unpaid dividend in subsequent year. तो ये कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि हमें सब प्रॉफिट नहीं मिला है तो हमें नेक्स्ट ईयर कभी भी प्रॉफिट कंपनी देगी, उनका प्रॉफिट इसी ईयर लैप्स हो जाता है। क्लियर है? तो पहला था हमारा क्यूमुलेटिव, सेकंड था नॉन क्यूमुलेटिव। आगे हमारा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या है? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर मतलब कि ये जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं इनको एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद में इतना अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं कि अपने जो शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ये अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर में। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं कन्वर्टेबल में, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर होल्डर में। ठीक है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल में अपने शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्टेबल में द होल्डर ऑफ दीज शेयर आर गिवन इनटू राइट टू कन्वर्ट दैट होल्डिंग शेयर्स इक्विटी शेयर आफ्टर द स्पेसिफिक पीरियड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक है ना, स्पेसिफिक पीरियड में वो स्पेसिफिक कंडीशन के थ्रू उनको ये राइट होता है कि वो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर सके इक्विटी शेयर में। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, इसमें जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं इनको ये राइट नहीं होता है कि वो अपने शेयर्स को कन्वर्ट करें इक्विटी शेयर में। ठीक है, these shares do not carry rights to convert their holding into the equity shares are known as non-convertible preference share। ठीक है फ्रेंड्स, उनको कोई राइट्स नहीं होता कि वो अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करें। ठीक है ना, अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता है कि जो कंपनी होती है वो एक निश्चित टाइम के बाद में इनको क्या करती है, जो कंपनी इनको रिटर्न कर देती है। रिडीमेबल का मीनिंग क्या होता है, द प्रेफरेंस शेयर विच आर पेड टू बैक आफ्टर सर्टेन पीरियड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कंपनी आर कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर। कंपनी क्या करती है कि जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको कंपनी अपनी लाइफ में कभी भी उनका अमाउंट क्या करती है, रिडीम कर देती है। ठीक है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है ना, नेक्स्ट है नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि कंपनी अपनी लाइफ टाइम में कभी भी आपके शेयर्स को रिडीम नहीं करती है। ये कब रिडीम करेगी, जब ये बाइंड अप होगा, अपने लाइफ टाइम में रिडीम नहीं करेंगे। और रिडीमेबल में क्या होता है, कंपनी अपने लाइफ टाइम में स्पेसिफिक पीरियड के बाद आपके प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर देती है और इसको वो रिडीम नहीं करती है। ठीक है ना, नेक्स्ट आपका है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। ठीक है ना, पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या हो गया कि कंपनी को जब भी एक निश्चित रेट से डिविडेंड पे करती है, लेकिन उसके बाद अगर कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है तो कंपनी इनको और भी शेयर और भी डिविडेंड पे करेगी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर में। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स में इसमें क्या होता है कि कंपनी ने एक बार जो फिक्स कर दिया आपका डिविडेंड पर वो ही पे करेगी, इसके अलावा कंपनी को एडिशनल प्रॉफिट कितना भी होता है कंपनी आपको पे नहीं करेगी। नॉन पार्टिसिपेटिंग का होता है। तो देखिए स्टूडेंट, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, ओके स्टूडेंट, participating preference share, the holder has these share participate in the surplus profit of the company
preference shareholder are first to be paid fixed rate of dividend and then responsible rate of dividend as are paid on equity share. If some profit remain after paying both the dividends, then participating preference shareholder are again give dividend for a surplus profit. वही हमने आपको बताया कि जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होता है उनको एक फिक्स रेट से डिविडेंड पे किया जाता है। इस फिक्स रेट से डिविडेंड पे करने के बाद में अगर कंपनी को सरप्लस में जो प्रॉफिट जाता है उसमें से भी कंपनी क्या करती है कि जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं इनको एक्स्ट्रा डिविडेंड भी पे करती है। ठीक है ना। अब अगर हम स्टूडेंट जाए नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, these share on which only fixed rate dividend is paid as non-participating preference share, these shares do not carry the right share additional surplus profit of the company। मतलब कि कंपनी एक फिक्स रेट से इनको डिविडेंड पे कर देती है, उसके अलावा अगर कंपनी को कितना भी एडिशनल प्रॉफिट होता रहे लेकिन इनको कोई राइट्स नहीं होता है कि इनको एडिशनल प्रॉफिट पे किया जाए, इसको नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका गारंटेड प्रेफरेंस शेयर। दीज आर द शेयर्स ऑन विच अ फिक्स्ड रेट द डिविडेंड गारंटेड बाय द कंपनी। कंपनी क्या करती है गारंटेड में इनको एक फिक्स रेट से डिविडेंड पे करने की गारंटी देती है। ध्यान आपको हमेशा फिक्स रेट से डिविडेंड पे करते रहेंगे जो भी कंपनी में डिसाइड होगा। ठीक है ना। और नॉन गारंटेड प्रेफरेंस शेयर, दो शेयर विच डू नॉट इंजॉय गारंटेड और डिविडेंड आर कॉल्ड नॉन गारंटेड प्रेफरेंस शेयर। इनमें क्या होता है, ये ऐसे होते हैं कि इनको जो भी फिक्स रेट है उससे डिविडेंड पे करने के लिए कोई गारंटी नहीं दी जाती, कोई गारंटी इनको नहीं दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने अभी सबसे पहले पढ़ा था हमारा जो था रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर, जिनके प्रॉफिट अगर किसी भी ईयर में कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है तो कंपनी इनका प्रॉफिट क्या करती है क्यूमुलेट करके रख लेती है, और जब भी नेक्स्ट ईयर या आगे आने वाले कुछ सालों में कंपनी को जब भी प्रॉफिट होता है कंपनी इनका प्रॉफिट इस साल का भी प्रॉफिट देती है उस ईयर का, और ये जो क्यूमुलेट प्रॉफिट है इसको भी देती है। लेकिन जो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होता है इसमें कंपनी ऐसी कोई भी प्रॉमिस नहीं करती है शेयर होल्डर से। इस साल अगर प्रॉफिट नहीं होता तो इस साल का प्रॉफिट लैप्स हो जाएगा। ठीक है ना। आपका कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इनको क्या करती है, वो टाइम पीरियड के बाद में इनको कन्वर्ट कर देती है प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट कर देती है इक्विटी शेयर में, और नॉन कन्वर्टेबल में इनको कन्वर्ट नहीं करती है इक्विटी शेयर में। नेक्स्ट आपका रिडेमेबल है। रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि कंपनी अपनी लाइफ टाइम में एक टाइम निकलने के बाद में कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर देती है, और नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में कंपनी अपनी लाइफ टाइम में कभी भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिडीम नहीं करती प्रेफरेंस शेयर्स को। जब उसका लाइफ एंड हो जाती है कंपनी बाइंड अप होती है तभी रिडीम करती है। पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर इनको क्या होता है कि इनको जब कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है तो इनको प्रॉफिट पे होने के बाद में इनको ये अधिकार होता है कि कंपनी को जो एडिशनल प्रॉफिट हो रहा है उसका सरप्लस भी इनको पे किया जाए। नॉन पार्टिसिपेटिंग में कंपनी इनके साथ में कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं करती है, फिक्स रेट से प्रॉफिट देने के बाद में इनको एडिशनल प्रॉफिट या एडिशनल सरप्लस नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका गारंटेड, तो इनको गारंटी दी जाती है कि इनको फिक्स रेट से डिविडेंड हमेशा पे होता रहेगा। नॉन गारंटेड प्रेफरेंस शेयर में इनको कोई गारंटी नहीं होती है कि इनको हमेशा फिक्स रेट से डिविडेंड पे किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसके बाद में अब स्टूडेंट हम जानते हैं कि जब हमारा जो ये थ्योरिकल पोर्शन है ये कंप्लीट हो रहा है, अब हम इसका देखना चाहते हैं कि हम जो चैप्टर है हमारा शेयर कैपिटल इसकी हम जनरल मेमोरी कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट।